वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। तो आज हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कहते किसको हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब जैसे अब यही मेरे पास में एक बॉडी है, इसका वेट तो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर इसका होल वेट जो है वो कंसंट्रेटेड मालूम होगा। बात समझ गए? तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, इट इज दैट पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। इसीलिए यहाँ पे एज्यूम इसीलिए लिखे हैं कि वेट एक पॉइंट पर नहीं है, थ्रू आउट द बॉडी है, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर वेट कंसंट्रेटेड एहसास होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग अगर तराजू ही लेते हैं तो उसके सेंटर में उठाते हैं पकड़ करके तो पूरा हॉरिजॉन्टल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट उसके जहाँ पर से पकड़ के उठाते हैं वहाँ पर कंसंट्रेटेड है। ये चीज़ है। तो ये हर बॉडी में ये होता है, ठीक है। किसी भी पोजीशन में बॉडी रहे ये होगा। इसके बाद जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से या सी जी से, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद जो हम यहाँ पर लिखे हैं वो लिखे हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग एरिया से भी निकाल सकते हैं। तो अगर एरिया से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं तब उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड क्या है? तो ये प्लेन फिगर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट एट विच होल एरिया या टोटल एरिया ऑफ द प्लेन फिगर और लैमिना इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ये चीज हो गया। इसमें आप बात सुनोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग वेट से निकाल रहे हैं, मास से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, लाइन का लेंथ से भी निकाल सकते हैं और एरिया से भी निकाल सकते हैं। तो जब एरिया से निकालते हैं ना तो उसको हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज द सेंट्रॉइड। तो इसीलिए एक बात यहाँ पर ट्रू है कि एवरी सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ गए? लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एवरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द सेंट्रॉइड तो ये थोड़ा सा बोलना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट भी आ सकता है, वेट से निकाल रहे हैं तो मास भी आ सकता है, अगर मास से निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी आ सकता है, वॉल्यूम से निकाल रहे हैं तो। लेकिन सेंट्रॉइड किसको बोल रहे हैं? तो एरिया को लेकर के बोल रहे हैं कि जहाँ पर एरिया कंसंट्रेटेड होगा उस जगह को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। इसीलिए ये ट्रू है कि एवरी सेंट्रॉइड कैन बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये चीज है, ठीक है। तो ये बात हो गया। यहाँ पर एक और बात लिखे हैं इस कि सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट द सेम पॉइंट। इसी बात को लेकर के ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम पॉइंट पर लाई करेगा। और एक चीज सुन लो, अगर किसी बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसका सेंट्रॉइड इस जगह पर है सी, ठीक है। अगर इसका तुम पोजीशन कुछ भी चेंज करोगे तो सेंट्रॉइड का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। बात समझ गए? यानी अगर बॉडी का अगर पोजीशन चेंज किया जाए, जैसे अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर दिए, या फिर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दिए, तो सेंट्रॉइड उसका एज इट इज रहता है, उसी जगह पे रहता है। यानी ये हर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो या सेंट्रॉइड बोलो, ये फिक्स रहता है उसके पास में। ये चीज़ है। तो ये हम लोग का हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इस दोनों चीज को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर लिखे जो हम लोग को याद रखना चाहिए। तो क्या है वो बात? तो देखो, पहला बात यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लाई एट इट्स मिडिल पॉइंट। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी यूनिफॉर्म रॉड मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका चेंज ना हो
और डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, तो ऐसा अगर रोड है तो दैट इज द यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, तो इस रोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो इसके मिडिल पॉइंट पर, तो L/2 इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका जो है पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर याद रहता है तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी हो जाता है, इसीलिए ये पॉइंट को जो है याद रखोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है। तो सेकेंड बात यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट। यानी अगर कोई ट्रायंगल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो मीडियन सबको समझते हो, ये यहाँ से एंगल से हम लोग बाइसेक्ट करते हुए ऐसे खींचते हैं, ये हो गया और ये हो गया और ये। तो ट्रायंगल कोई सा भी हो जहाँ पर तीनों मीडियन मीट करेगा वहाँ पर जो है सेंट्रॉइड लाई करेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बहुत टाइप का होता है, इक्विलैटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, ये चीज़ है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये याद रखना है कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है उसी जगह पे आएगा जहां उसका मीडियन मीट करेगा। ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये राइट एंगल के लिए सही है और आइसोसेलेस के लिए गलत है, ये नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ ट्रायंगल लिखते हैं। तो इसका मतलब किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, वो जो है उसका मीडियन जहाँ मीट करेगा वहाँ पर होगा। तो सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम लाई एट ए पॉइंट वेयर द डायगोनल मीट ईच अदर। और फिर आगे लिखा हुआ है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड। दोनों बात को देख लो, दोनों बात को देख लो। ज़्यादातर हम लोग को तो ये बात याद रहता है कि डायगोनल मीट ईच अदर, ये वाला बात सब कोई को याद रहता है, लेकिन ये वाला बात याद रखोगे, क्योंकि जो हम लोग भूल जाते हैं वही एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो ये बात को थोड़ा सा ज़्यादा याद रखोगे। तो देखो मेरे पास ये हो गया क्या चीज़, रेक्टेंगल। सिंपल सा बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से समझ लो। तो ये इसका रेक्टेंगल में दो गो डायगोनल, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, तो ये चीज़ हो गया। या अगर पैरेललोग्राम ही तुम अगर ऐसे बनाते हो तो इसमें भी दो ही डायगोनल, तो ये जहाँ पर ये डायगोनल मीट करेगा दैट विल बी द सेंट्रॉइड। ये हो गया पहला से कि जहाँ पर डायगोनल मीट करेगा। और करके क्या बोल रहा है, या फिर करके बोल रहा है, तो उसको भी देख लो। जैसे देख लो, ये मेरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, या इसी पॉइंट, इसी में देख लो सेम जगह आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, इसका मिड पॉइंट ये दोनों जगह पे होगा। अब अगर तुम ये लाइन खींचोगे तो ये कहाँ पर जाके मीट करेगा, रेड कलर से हम खींच देते हैं, तो देखो ये इसी पॉइंट पर जा करके कट कर रहा है। तो ये हो गया क्या, साइड का बाइसेक्टर लाइन, ये और ये भी साइड का बाइसेक्टर लाइन। तो साइड का बाइसेक्टर लाइन जहाँ मीट करेगा वो भी, या इंटरसेक्ट करेगा वो भी हमारा मीडियन ये CG पर ही होगा। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा फिगर सही से नहीं बना है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे ये है, तो उससे नहीं समझोगे कि ऐसा गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है ये, तो इसमें भी है, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि साइड का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ही यहाँ कट करी, ऐसा नहीं सोचना है। सीधा सीधी साइड का बाइसेक्टर, यहाँ भी साइड का बाइसेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ CG लाई करेगा, या एरिया है तो सेंट्रॉइड भी है, दोनों सेम ही चीज़ हो गया यहाँ पर। इसके बाद डायगोनल, तो ये हो गया पैरेललोग्राम को लेकर के, रेक्टेंगल को लेकर के, स्क्वायर को लेकर के, ये है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है CG ऑफ सर्कल इज एट इट्स सेंटर। अगर सर्कुलर फिगर है या तो उसका CG कहाँ पर होगा, तो उसका CG जो होगा वो सेंटर पे होगा। ये जो बात है ये बात याद रखोगे।
ये चीज़ है, क्योंकि ये सब हम लोग यूज करके कंपोजिट फिगर का भी निकाल लेते हैं सेंट्रॉइड। और एक दो ऑब्जेक्टिव भी देंगे जिसमें हम प्लेन फिगर भी लाएंगे और कोशिश करेंगे कंपोजिट फिगर भी सिंपल तुम लोग का जो ऑब्जेक्टिव में जिस टाइप से आता है वैसा लाएं। ये हो गया। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। हाँ तो देखो यहाँ पर हम अब इसमें बता रहे हैं कि इसका कुछ फॉर्मूला तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड मोमेंट एरिया मेथड से भी निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर्मूला बाय मोमेंट एरिया मेथड से क्या होता है, तो एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्स बार का सिंबल जनरली यूज करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू a1 x1 प्लस डॉट 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 an xn बाय a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an। इसको समेशन के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, समेशन ai xi बाय समेशन ai। y बार इक्वल टू इसी तरीका से लिख दिए समेशन ai yi बाय समेशन ai। इसी तरीका से हम यहाँ आ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर्मूला बाय इंटीग्रेशन मेथड। अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, तो x बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dA बाय इंटीग्रेशन ऑफ dA, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dA बाय इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो ये इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया और ये मोमेंट एरिया मेथड से ये फॉर्मूला हो गया, या मोमेंट मेथड का फॉर्मूला हो गया। तो एरिया से लिखे हैं तो एरिया से ऐसे लिख देंगे, अगर तुम मास लेके लिखोगे तो मास से भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ये चीज़ है। वॉल्यूम से भी लिखोगे तो उससे भी तुम ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग का कुछ फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सिंपल फिगर होता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, ये सब का फॉर्मूला देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करता है। तो ये देखो बोर्ड। हाँ तो देखो यहाँ पर हम कुछ सिंपल फिगर का बना दिए हैं। तो पहला क्या है, रेक्टेंगल। एरिया क्या होगा, तो b इंटू एच, ये x बार b बाय 2, b का आधा यहाँ पर जी है, और y बार h बाय 2 होगा, ये h का आधा कर दो, ये चीज। इसके बाद है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ b इंटू एच होता है। इसके बाद सेंट्रॉइड x बार b बाय 3। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर तुम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इस साइड से लिख रहे हो तब ये हुआ b बाय 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब इधर से अगर देखेंगे तब क्या होगा, तो b बाय 3 इधर से है तो इधर से ये हो जाएगा 2b बाय 3। ये चीज पर थोड़ा सा ट्रायंगल में ध्यान दोगे। रेक्टेंगल में ये चीज का दिक्कत नहीं है, इधर से देखो या इधर से देखो, यहाँ से देखो यहाँ से देखो, वो सेम आएगा। लेकिन ट्रायंगल में ये चेंज होता है, तो इस सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद इसी तरह से अगर हाइट में देखें y बार, तो y बार बेस, ये बेस हुआ ना, तो बेस से हुआ h बाय 3। लेकिन अगर टॉप वर्टेक्स से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो टॉप वर्टेक्स से अगर तुम देखोगे तो ये 2h बाय 3 होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर टॉप वर्टेक्स से बोलता है y बार क्या होगा, तो 2h बाय 3 बोलोगे, h बाय 3 नहीं बोलना है, फिर गलती हो जाएगा। इसके बाद सर्कल का एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर, x बार d बाय 2, y बाय d बाय 2। इसके बाद जो है सेमी सर्कल पाई बाय 8 d स्क्वायर, एरिया हो जाएगा इसका सर्कल का आधा। और इसके बाद इसका x बार, तो यही लाइन पे होगा d बाय 2। तो देखो d बाय 2 हो गया, 4r बाय 3 बार, ये y बार हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस 0.424, r भी तुम ऐसे लिख सकते हो। एक चीज यहाँ पर गौर करोगे क्या, तो हम तुमको अभी बताने जा रहे हैं। देखो ये जो फिगर जो है ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस से सिमेट्री है। ट्रायंगल किसी से सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये जो हम बनाए हुए हैं सर्कल बोथ एक्सिस से सिमेट्री है, देखो बोथ एक्सिस से सर्कल सिमेट्री है। सेमी सर्कल सिर्फ y एक्सिस से सिमेट्री है, एक एक्सिस से सिमेट्री है। ध्यान दोगे यहाँ पर एक बात को, तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री जो हम ये रेड से खींचे हैं इसमें,
ये कहाँ से पास करेगा, तो b/2 से, इधर भी b/2 से पास करेगा। एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाता है, ध्यान दोगे यहाँ से। ये h/2, ये भी h/2। सर्कल में अगर बात करेंगे तो इधर भी रेडियस, यहाँ से यहाँ भी ये रेडियस है, और ऐसे अगर देखोगे तो ये भी रेडियस, ऐसे अगर देखोगे तो ये भी रेडियस, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद सेमी सर्कल में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये है सिमेट्री, तो जी यहाँ पर है, इसमें भी देखो सी यहाँ पर है, इसमें भी सी यहाँ पर है। इससे क्या पता चल रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड लाई ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक। क्या यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है कि CG या सेंट्रॉइड लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखोगे, अगर कोई फिगर या कोई लैमिना दोनों एक्सिस से सिमेट्री है, जैसे देखो ये x बार ये y, दोनों x और y दोनों से, x और y दोनों से, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द सेंट्रॉइड। तो सेकेंड पॉइंट नोट करोगे क्या, तो इफ लैमिना इज सिमेट्री about both axes, symmetry about both axes, then CG या centroid CG will lie at intersection of line of symmetry। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करोगे। ये सब जो हम लोग को पूछ देता है तो बोलते हैं बहुत डेप्थ में नहीं, ये ऑब्जर्वेशन से पूछ रहा है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, वर्टिकल से है सिमेट्री तो उस पर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो वो भी होगा, उसमें भी सिमेट्री एक हो सकता है, उसमें भी यही चीज लागू होगा। लेकिन चूंकि ये वो सब ट्रायंगल नहीं है इसलिए इसमें नहीं हुआ वैसा। ये तुम किसी भी फिगर में देख लो, किसी भी लैमिना में देख लो, तो ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा, कोई सा भी सिमेट्रिकल लेकर के देखो। तो ये दोनों पॉइंट को इम्पोर्टेंट रखोगे। इसमें और कुछ हम लोग लैमिना को देख रहे हैं। तो 5 नंबर में हम लोग का है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया π/16d², 4r/3 पाई। d डायमीटर होता है सर्कल का, ठीक है, और r रेडियस होता है। x/4r/3 पाई, y/4r/3 पाई। इसका वैल्यू हम लिखे भी हैं सेमी सर्कल में। इसके बाद छठा नंबर में जो है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, a+b होल इंटू h/2। x बार इसका क्या होगा, a² + b² + ab डिवाइडेड बाय 3a + b, और y बार 2a + b बाय a + b इंटू h/3। तो ये हम लोग का जो था ये प्लेन फिगर को लेकर के था, ठीक है। अब हम लोग यही चीज को देखेंगे सॉलिड को लेकर के, यानी वॉल्यूम को लेकर के, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हम सॉलिड फिगर का लिख दिए हुए हैं। तो पहला हम लोग का है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² CgH/2। अगर सॉलिड फिगर में वॉल्यूम का जो होता है ना फॉर्मूला, इसमें बहुत बच्चे डाउट करते हैं या भूल जाते हैं। तो देखो याद रखने का इसका भी हम तरीका बता देते हैं। सिलेंडर का बेस कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है, यानी सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू हाइट, हाइट h है तो πr² एरिया और h हो गया हाइट। तो एरिया इंटू हाइट कर दिए, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया और h/2 CG हो गया। इसी तरीका से स्फीयर में हम लोग आ गए। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। इसके बाद इसका
जो होगा सी जी वो आर पर होगा। इस लाइन से देख रहे हैं तो आर पर जो सेंटर पे है। इसका हेमिस्फेयर वॉल्यूम क्या होगा, तो स्फेयर का आधा वॉल्यूम, तो यहाँ 4/3 है तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होगा सी जी, तो यहाँ पर 3/8, तो 3/8 इंटू आर कर दिए। इसके बाद आ गए राइट सर्कुलर कोन में, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और इसका क्या होगा सी जी, तो h/4 कहाँ से, बेस से होगा। अगर वर्टेक्स से देखोगे तो h माइनस h/4 कर दो तो क्या हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेट अगर करोगे h माइनस h/4 तो 3h/4 हो जाएगा। करके देख सकते हो, ये है h माइनस h/4 तो 3h/4 हो गया। तो ये सब चीज़ ध्यान देने का चीज़ है। एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, तो जो याद है झट से टिक मार देते हैं। इधर में अगर कहीं चेंज कर दिया तब भी इस टाइप का हम लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, लाइटली नहीं लेना है कोई भी चीज़ को। ये है जहाँ लाइटली लिए वहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो ये हो गया राइट सर्कुलर कोन के बारे में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड से ले करके जो थ्योरेटिकल बात हम लोग को जानना था वो हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट एट विच टोटल वेट एक्ट इज नोन एज। तो डिफिनेशन से ही सवाल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका आंसर होगा, सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डी ये सब होगा नहीं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका आंसर हो गया। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट एट विच, यहाँ पर एक थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा एट विच होगा, एट विच टोटल डैश इज कंसंट्रेटेड। तो देखो हम लोग सेंट्रॉइड किसको लेकर के बोले थे, एरिया को लेकर के बोले थे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया होना चाहिए। तो ये हो गया एरिया। इसके बाद जो है, कैन ए बॉडी हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो कोई भी बॉडी ले ले हम लोग, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर बॉडी हो। रेगुलर किसको बोलते हैं, तो जिसका डायमेंशन डिफिनिट हो। रेक्टेंगल रेगुलर है, ट्रायंगल रेगुलर है, सर्कल रेगुलर है, डिफिनिट बाउंड्री। लेकिन इरेगुलर, तो इस टाइप वाला बाउंड्री वाला जो हो गया ये इरेगुलर, बाउंड्री डिफिनिट नहीं है, तो ये इरेगुलर बॉडी हो गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कैन ए बॉडी है मोर देन वन सी जी। तो बॉडी तो दो ही तरीका का हो सकता है, या तो रेगुलर या तो फिर इरेगुलर शेप से। बात समझ गए। तो ये दोनों में से कोई सा भी रहे, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब बॉडी का एक ही होता है, यानी मोर देन वन सी जी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात को याद रखोगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का एक से अधिक 2, 3, 4 नहीं हो सकता है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो यहाँ पर नो आंसर होगा। ये सी जी ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी इज। तो रेक्टेंगल में तो हम लोग डायग्राम देखे भी हैं, टेबल जो बनाए थे। क्या होता है, तो b/2 और d/2। तो b/2 और d/2 ऑप्शन देखो यहाँ पर है। इज सी जी लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पर हम डिस्कस किए हैं। टेबल जो तुमको बना के दिए थे, तो देखोगे टेबल में हम इस बात पर डिस्कशन किए थे कि सी जी सिमेट्रिकल फिगर के लिए फिगर सिमेट्री होना चाहिए। तो अगर फिगर सिमेट्री है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। तो इस हिसाब से इज सी जी लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्रिकल बॉडी को लेकर के ये सवाल पूछा गया है। अनसिमेट्रिकल बॉडी भी होता है, ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं तो इसके लिए सवाल आता ही नहीं है। लेकिन जो सिमेट्रिकल फिगर है उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा।
तो मतलब ये ऑप्शन सही है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सही है, तो ट्रू इसका आंसर हो जाए। तो अगला सवाल जो है, द सीजी ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर लाई एट। तो हेमिस्फेयर का हम लोग क्या याद किए थे कि हेमिस्फेयर का सीजी जो होता है वो कहाँ पर लाई करता है, तो इस टाइप से हेमिस्फेयर बनाए हुए थे, इस जगह पर लाई कर रहा था। ये डिस्टेंस हेमिस्फेयर के केस में 3r/8 होता है, बात समझ गए। लेकिन अगर सेमी सर्कल का अगर यह बात करोगे तो सेमी सर्कल में ये डिस्टेंस होता है 4r/3π। ये सेमी सर्कल है, हम यहाँ लिख देते हैं सेमी सर्कल, और ये हेमिस्फेयर। तो देखो इसमें कंफ्यूज हम लोग करते हैं एग्जाम टाइम में, इसीलिए हम क्वेश्चन को लाए हैं। जब सेमी सर्कल दे तो 4r/3π, ठीक है, और जब हेमिस्फेयर दे तो हेमिस्फेयर सॉलिड फिगर है तो इसमें 3r/8। तो ऑप्शन जो हम लोग का होगा वो बी ऑप्शन होगा। 3 कम है ऊपर में, देखो यहाँ पर 8r/3 भी है, तो ये नहीं होगा, 3r/8। इसके बाद द सीजी ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर डी, यहाँ पर डायामीटर है, डायामीटर डी इज, तो सेंटर पे लाई करता है। तो सर्कल का सेंटर अगर किसी एक एंड से देखेंगे तो कितना दूरी पर होगा, तो d/2 पर होगा। तो d/2 को क्या लिखेंगे, 0.5d, तो 0.5d इसका करेक्ट आंसर हो गया। द सीजी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L लाई एट, तो यूनिफॉर्म रॉड है और लेंथ L है, तो इसका सीजी हम लोग नोट में लिखे थे एक बात कि यूनिफॉर्म रॉड का सीजी मिडिल पॉइंट पे लाई करता है। तो मिडिल पॉइंट कहाँ आएगा, तो L/2 पर मिडिल पॉइंट आएगा, तो L/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा इसी क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग उसमें देखेंगे।